अगर आपको सोना भी है तब भी उसी टेबल पे, अगर कुछ खाना भी है तब भी उसी टेबल पे। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी 1-2 महीने गया, फिर उसके बाद मैं नहीं गया। मैं उतना क्रिएटिव टाइप का पर्सन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सोच विचार करके बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स मैं नहीं लिख पाता। इंट्रो लिखा है, इंट्रो में यदि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दिया। शुरुआत में तो हाँ, पेन पे भी कई वीडियो देखे कि भाई कौन सी यूज करनी चाहिए कौन सी नहीं। आंसर राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मैं डरता भी था कि यार कैसे करूंगा। उसमें भी टॉपर्स बताते थे कि प्री तो निकल जाएगा लेकिन मेंस में आप फंस जाओगे। पहले कंटेंट की दिक्कत होती थी, कंटेंट अवेलेबल नहीं था। आजकल दिक्कत है, कंटेंट ओवरफ्लो हो गया है। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले 4-5 सालों में केवल शायद 40-50 हजार रुपए मेरे इस पे खर्चा हुए होंगे। जब पढ़ाई से थोड़े दिन के लिए कट जाए तो स्टार्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांश, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा में एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्टेड 33 रैंक के साथ विनय कुमार यादव सर हैं। तो आज के इस वीडियो में इनकी डिटेल में स्ट्रेटजी जानने वाले हैं। इन्होंने भारतीय नौसेना में जो है सेवाएं दी हैं। एक्स सर्विसमैन है सर। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी सेना में जॉब कर रहे हैं, सेना में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो उनके लिए भी थोड़ा मोटिवेशन का ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल में स्ट्रेटजी जानने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस की इनकी क्या रही है, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपका सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि आपने भारतीय नौसेना में कब ज्वाइनिंग ली थी और कब आपने मतलब बीआरएस लिया? मैंने ज्वाइनिंग 2006 में किया था, इंटरमीडिएट करके। और मैं उसको फिलहाल वीआरएस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये हमारे यहाँ मिनिमम पीरियड 15 ईयर्स का था। तो मैंने वो कंप्लीट किया और तब फिर नेवी ने मुझे रिलीज़ किया। और कौन सा ईयर था मतलब? 2021 में मेरे 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद से फिर मैंने प्रिपरेशन किए, यूपीएससी के किया। लेकिन चूँकि यूपीएससी में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हो पाया था, 1-2 अटैम्प्ट फिर खैर पीसीएस के दिए, तो दूसरे अटैम्प्ट में मैंने ये रैंक सिक्योर हो वहाँ गई। पर छोड़ के आए जॉब, उसके बाद फिर जो है आप यूपीएससी की तैयारी में लग गए थे। पीसीएस की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन जब वहाँ नई बात बन रही थी फिर आपने पीसीएस दिया। जी हाँ, पहले तो मैंने यही सोचा था कि केवल यूपीएससी देना है, लेकिन यूपीएससी के लिए ज़्यादा एक तो कंपटीशन है, और क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, डेडिकेशन होना चाहिए ज़्यादा। तो मैं फ़िलहाल कुछ मार्क्स से नहीं क्वालिफाई हो पा रहा था, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल है, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लोग छट जाते हैं। तो जब मैं 2 साल तक दिया और यूपीएससी में मेरा प्री नहीं हो पाया, तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप पीसीएस ट्राई कीजिए और उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो खैर 23 में तो मेरा प्री नहीं हुआ था, लेकिन 24 में खैर मैं फाइनली पहली बार मेंस भी दिया और पहला इंटरव्यू भी दिया खैर। और पहली बार में ही मुझे, मतलब दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन पहले मेंस और इंटरव्यू में ही सफलता मिल गई मुझे। पहले आपके भारतीय नौसेना से कोई रिटायर एसडीएम या फिर पीसीएस में सिलेक्ट हुआ है? जी हाँ, पीसीएस में काफ़ी लोग हुए हैं। लास्ट ईयर जो 2023 में कुलदीप सिंह यादव जी हुए थे, वो डीएसपी हुए थे नेवी से। लेकिन एसडीएम रैंक पे अभी तक कोई नहीं था। इससे पहले के 2022 में और 2023 में हर बार एयरफोर्स से जो बड़े भाई लोग रिटायर होते थे वही थे। इस बार पहली बार मैं एज ए नेवल पर्सन जो एसडीएम बन पाया हूँ। अच्छा, जब आप भारतीय नौसेना में सेवाएं अपनी दे रहे थे तब भी आप तैयारी कुछ कर रहे थे, मतलब कहीं से कुछ पढ़ाई लिखाई अपना यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज के लिए जारी किए थे आप? क्योंकि मैं 12th करके ही गया था और उस समय तो मैंने ग्रेजुएशन वगैरह नहीं हुआ था। फिर मैंने 2009 से, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके जब मैं थोड़ा सेटल हो पाया वहाँ पे, फिर मैंने 2009 से अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और 2014 तक ग्रेजुएशन और पीजी मैंने कंप्लीट किया। तो सारी पढ़ाई मैंने यहीं प्राइवेट छात्र के रूप में दिया था, अवध यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद फिर चूंकि मैं हालांकि डिफेंस में भी ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मेरी एज निकल गई थी, तो फिर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर धीरे धीरे सिविल की पढ़ाई करनी चाहिए। तो चूँकि नेवी का काफ़ी काम भी रहता था, और आप जिससे पैसा ले रहे हैं उसके लिए पहले आपको काम करना चाहिए, तो मेरा ये मानना था। तो इस वजह से जब भी अपने खाली समय में थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ रेगुलर बेसिस पे ये था कि हाँ, मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ता ज़रूर था, कि चाहे न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया या किसी भी पॉलिटी के, इकॉनमी के 1-2 पेज पढ़ लिए, लेकिन पढ़ता ज़रूर था। और वही चीज़ मैं हमेशा ये मानता था कि अपने आप को पढ़ाई से जोड़े रखना है, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि आप जब पढ़ाई से थोड़े दिन के लिए कट जाएँ तो
स्टार्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसलिए हमेशा भले चाहे थोड़ी देर पढ़ाऊँ, आधा घंटा भी पढ़ना हो, लेकिन पढ़ता ज़रूर था। तो बहुत कई सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे वहाँ पे रहते हुए भी, लेकिन कभी ये नहीं हो पाया था कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाया हूँ। तो वहाँ पे होते हुए भी मैं 2 बार यूपीएससी दिया था, लेकिन चूँकि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाया था तो फ्री होना मुश्किल था। फिर जब जैसे-जैसे 2021 जब मेरा मिनिमम पीरियड कंप्लीट होता रहा, तो फिर मैंने सोचा कि अब रिटायर होके ही जाके तब फिर मैं फुल फ्लेज तैयारी करूँगा। तो तब से खैर मैं जब आया फिर मैंने कोई दूसरा जॉब नहीं चूज़ किया था। मैं पूरा समय, पूरी एनर्जी बस इसी तैयारी को दे रहा था। और खैर इसका ही नतीजा था कि खैर एक ही बार में मेंस देने का मौका मिला और उसी बार सब फाइनल हो गया। अभी बात करते समय आप बता रहे थे कि आप स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत या और बुकें जो है कुछ आपने रखी थी, उसके बाद क्योंकि ट्रांसफर होता रहता है अलग अलग जगह पे, फिर उसके बाद आपने बुक छोड़ के फिर पीडीएफ की तरफ जो है आप गए, उन्हीं बुक का पीडीएफ आप अपने लैपटॉप में रखते थे, फिर कंटिन्यू अभी तक मतलब आपने बुक छोड़ के पीडीएफ से ही पढ़ाई की, मतलब लैपटॉप में ही। हाँ, मैंने क्योंकि हम लोग का ट्रांसफरेबल नेचर का जॉब रहता है और डिफेंस में क्या है कि आप जब तक अनमेरिड रहते हैं तब तक बैरक्स में रहते हैं। एक छोटा सा लॉकर होता है जिसमें आपको अपना सारा सामान रखना होता है, जो भी आपकी वर्दी हो गई या बाकी सामान जो भी डेली यूज़ के सामान। तो उसमें आप अगर बुक ही आप भर लेंगे तो उतना स्पेस रहता नहीं है। ऊपर से जब ट्रांसफ़र जाना होता है तो फिर वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि भाई कैसे ले जाना है, और नई जगहों पे आपको पता नहीं उतना स्पेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे इश्यूज़ रहते थे। तो इस वजह से मैंने 2015-16 से ही फिर बाद में मैंने लैपटॉप ले लिया था और बुक्स को पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। हाँ, पीडीएफ फॉर्म में पढ़ता था और उसमें कैरी करना आसान था। अब लैपटॉप में कितनी भी बुक रहें, चाहे सैकड़ों बुक रहें, वो आराम से कैरी हो जाती हैं। और ये था कि हर जगह रेडिली अवेलेबल है। मैं चाहे जब छुट्टी आता था, छुट्टी पे भी अपना लैपटॉप लाता था, यहाँ पे भी अपना यूज़ कर लेता था। भी आते पता चला कितनी किताबें आप लेते हाँ, हैं। बिल्कुल सही है। तो इस सुविधा के लिए मैंने उसको धीरे-धीरे पीडीएफ में किया, और चूँकि वहाँ पे हिंदी मीडियम में भी चीज़ें नहीं मिलती थी, तो हालाँकि मैंने एमए तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की अवध यूनिवर्सिटी से, लेकिन जब हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता था और इंग्लिश में ईज़िली अवेलेबल था, विज़न की मैगज़ीन वगैरह हो गई, तो वो भी धीरे-धीरे मैंने अपने मीडियम को भी इंग्लिश में कन्वर्ट किया, क्योंकि 2012 में मैंने एक बार सीटीएस क्वालीफाई किया था और मैं जब एसएसबी गया तो उससे पहले मैंने ज़्यादा इंग्लिश में कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं की थी, फ्लुएंसी बिल्कुल थी ही नहीं इंग्लिश में। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, इंग्लिश मीडियम बहुत ज़रूरी है, और फिर मैंने अपने आप को इंग्लिश में ट्रांसफ़र मतलब कन्वर्ट करना शुरू किया, और खैर मैंने पूरा एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में ही अब लिखा है। और अभी तक आप इन बुक्स को जो है पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ते हैं? हाँ। किताबें आपकी अलमारी में अभी दिखती हैं कि नहीं? मेरे पास लक्ष्मीकांत का चौथा एडिशन है, वो रखी हुई है कहीं पे, और उस समय इकोनॉमी की रमेश सिंह की बुक चलती थी, वो मैंने ली थी। उसके बाद के 12-13 के आसपास, 14 मतलब 14 के आसपास, 14-15। उसके बाद से फिर मैंने एक ही लक्ष्मीकांत खरीदी थी, क्योंकि हर 2-3 साल में नया एडिशन आ जाता है, तो फिर आपको नई बुक खरीदनी पड़ेगी। तो खैर पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाते थे, तो मैं खैर उसी का यूटिलाइज कर लिया। चीजें मिल जाती है पीडीएफ वगैरह। हाँ, बहुत सारा टेलीग्राम पे हो गया, या कुछ ऐसे पीडीएफ वाली कुछ साइट्स ही हैं, वो इवन विजन वगैरह की जो टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीलिम्स वगैरह की, वो भी काफ़ी चीज़ें हो सकता है ज़रूर उसमें प्राइवेसी का या जो आईपीआर का वायलेशन होता है, कॉपीराइट का वायलेशन होता है, लेकिन अब जब हम लोगों के पास सुविधा के लिए यूज़ कर लेते थे, ये नहीं सोचते थे नहीं यार ये कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन खैर बस यही था कि बहुत सारा मटेरियल जो फ्री मिल जाता था वो खैर बड़ा यूज़फुल है, और इससे बहुत ही कम संसाधनों में उन अभ्यर्थियों के लिए भी वो हेल्प करता है जो मतलब कि ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और एक बुके 5-5, 6-6 रुपए बुके आती है, वो पीडीएफ आप इजीली जी, ये भी है। और क्या है कि एक चीज़ ये भी हुआ कि मैंने जैसे घर पे रहते हुए तैयारी किया, ऑनलाइन कुछ मेंस के प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन किए, मैं कहीं नहीं गया। तो जब कोविड के पहले तक बहुत सारा जो मेंस के प्रोग्राम या प्री के प्रोग्राम, जो फाउंडेशन बैच वगैरह होते थे, काफ़ी महंगे होते थे। जब से ऑनलाइन हो गया तब से कोचिंग इंडस्ट्री भी थोड़ा सस्ती हुई है,
और अफोर्डेबल हो गई है बहुत सारे लोगों को। इवन मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले 4-5 सालों में केवल शायद 40-50 हज़ार रुपये मेरे इस पे खर्चा हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि पहले जो कोर्स 70-80 हज़ार या लाख रुपए के होते थे, फिर ऑनलाइन में आके वो 15 हज़ार या 20 हज़ार में आ गया। बढ़िया चीजें आसानी से घर बैठे आप मतलब ना भी इलाहाबाद जाए, दिल्ली ना भी जाए, चीजें आसानी से इजीली घर पर मिल सकती हैं। आप ऑनलाइन भी मंगा भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं। जी जी, बहुत बहुत आसानी है, ऑनलाइन से आसानी है। और क्या है कि एक चीज़ ये भी है कि पहले कंटेंट की दिक्कत होती थी, कंटेंट अवेलेबल नहीं था। आजकल दिक्कत है कंटेंट ओवरफ्लो हो गया है, तो ये दिक्कत है कि आप उसमें सही कंटेंट उठाएं। हाँ, ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है कि नहीं यार हम ये भी ले लें। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक मिनिमम कंटेंट लेकर उसी को बार बार जितना उस पर काम करेंगे तो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। अगर हम बार बार उसको चेंज करते जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको वैसा रिजल्ट ना देखने को मिले जैसा कि आप एक ही कंटेंट पे काम करके आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहला स्टेज होता है फिल्म्स का, 2023 में आपने पहली बार दिया था, फिल्म्स नहीं निकला था, फिर 24 में दिया, फाइनल सिलेक्शन आपका एसडीएम आप बन गए। तो पहला जो फेज होता है फिल्म्स का, क्या चीजें आपने पढ़ी थी, खासकर अगर सिर्फ यूपी पीसीएस के आधार पर बात करें? पहला अटेम्प्ट जो 23 का था वो थोड़ा सा मैं यूपी पीसीएस को ज़्यादा उस समय प्रेफरेंस नहीं दिया। मैं यूपीएससी को दे रहा था और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ें पढ़ता था, थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाई रहती थी यूपीएससी में। तो लेकिन जो प्री देखा जाए तो यूपीएससी का और यूपी पीसीएस में एक बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। पीसीएस में चीज़ें थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा पूछी जाती हैं, करंट ओरिएंटेड छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो कि आप उस समय की जो यूपी पीसीएस ओरिएंटेड मैगजीन्स आती हैं, घटना चक्र वगैरह की, इनको पढ़ के ही आप निकाल सकते हैं। वो विज़न कोई ज़रूरी नहीं है आप विज़न की मैगजीन करके कर पाएँ। तो 23 वाले अटेम्प्ट में ये सब सारी चीज़ें नहीं की थी मैंने पीवाईक्यूज़ नहीं किए थे, सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए थी। तो यही सब चीज़ें जब 23 के अटेम्प्ट में नहीं हुआ और 24 के अटेम्प्ट में क्या था कि 24 के अटेम्प्ट में भी मेरी वैसी तैयारी नहीं थी। जब पहली बार एग्ज़ाम लगा था 17 मार्च को, फिर जब वो टल गया था तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि 2024 का यूपीएससी का अटेम्प्ट में मैं काफ़ी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा था और 6-7 मार्क्स से नहीं हो पाया था बाद में। तो जब वो नहीं हो पाया और फिर ये दिखाई पड़ा कि नहीं भाई अब तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है अगले 3-4 महीनों में, तब फिर मैंने थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर किया और फिर मैंने यूथ कंपटीशन का 30 साल का वो पीवाईक्यू लेकर आया और एक यूपी स्पेशल मैगजीन लेकर आया। मंथली नहीं, वो एक मतलब यूपी के जीके की। हाँ, तो इसको मैंने सही से किया और क्योंकि मेरा बेसिक यूपीएससी की वजह से तैयार था, लक्ष्मीकांत और इकॉनमी वगैरह ये सारे चीज़ें तैयार थी। पीवाईक्यू को सही से एनालाइज किया, कैसा पैटर्न पूछा जाता है, उस हिसाब से थोड़ा सा मैंने पीसीएस ओरिएंटेड तैयारी की। और फिर मैं जब लास्ट में एग्ज़ाम से पहले आई दृष्टि मैगजीन आती है, उससे भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी मैंने कम से कम 2-3 रिवीजन किया और फिर एग्ज़ाम में गया। और लकीली क्या हुआ था कि उस साल का एग्ज़ाम जो है यूपीएससी के पैटर्न पे ही आ गया था। 24 वाला अटेम्प्ट जो था यूपी पीसीएस का सबसे टफेस्ट माना जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब जिस साल टफ एग्ज़ाम होता है उस साल जो रियल में सही से तैयारी किया है तो वो ज़्यादा उसकी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो कट ऑफ भी कम गई, खैर मेरे भी एटलीस्ट कट ऑफ तो क्रॉस ही हुआ होगा तभी मैं प्री क्वालिफाई हो पाया। तो बेसिकली बस मैं इतना किया था क्योंकि यूपीएससी का बैकग्राउंड मेरा पहले ठीक ठाक कर लिया था, तो उससे मेरा बेसिक चीज़ें कवर थी, बेसिक सब्जेक्ट्स मैंने कवर करके थे। बस मैंने पीवाईक्यूज़ को सही से एनालाइज किया और यूपी ओरिएंटेड जो चीज़ें थी करंट अफेयर्स और यूपी का स्टैटिक, इन दोनों पे फोकस करके मेरा प्री हो गया था। इसके बाद सीसेट में दिक्कत हुई थी? नहीं, क्योंकि मैं यूपीएससी का सीसेट अच्छे से किया था तो सीसेट में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। और यूपी के सीसेट में भी थोड़ा इजी रहता है यूपीएससी के कंपैरिजन, क्योंकि हिंदी में कुछ हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और रीजनिंग मैथ और कम्युनिकेशन आता है थोड़ा बहुत। तो खैर उतना मैं सीसेट का उतना मैं लोड नहीं लेता था। हिंदी, चूंकि मैं हिंदी मीडियम से था तो हिंदी में ज़्यादा मतलब कि ख़राब भी नहीं था। हालांकि हिंदी में नहीं पढ़ता था लेकिन इतना करके आ जाता था कि हाँ, जैसे अगर 15-20 क्वेश्चन हिंदी के आते थे तो ये तो था कि
आधे मतलब 70% तो करेक्ट ही कर लेता था। तो मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब कि मिनिमम मैं 100 में से 60-70 क्वेश्चन कर लेता था। और इतने में बस ये था कि बहुत ज़्यादा गलत नहीं होते थे, तो हमेशा सीसेट क्लियर हो जाता था। इसके बाद चलते हैं आपके मेंस की तरफ। मेंस के लिए मतलब कैसे आपकी स्टार्टिंग रही? जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था तभी आपने मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई की थी, या फिर उसके पहले भी मेंस का कुछ चीज़ें आप ध्यान रखते थे? चूँकि मेरा फ़ोकस यूपीएससी था, तो 2023 से ही मैं मेंस की तैयारी में लगा हुआ था। क्योंकि उसमें भी टॉपर्स बताते थे कि प्री तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस में आप फँस जाओगे अगर आप मेंस की तैयारी प्री के बाद करोगे। तो उसकी तैयारी पहले से करनी ज़रूरी थी। फिर 24 वाले अटेम्प्ट जब हुआ नहीं हो पाया था, तो मैंने फिर एम के यादव सर का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पीसीएस के लिए? नहीं, यूपीएससी के अच्छा, लिए मैं तब तक कर रहा था। हाँ, मेरी आंसर राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मैं डरता भी था कि यार कैसे करूँगा। तो मैं बैक टू बैक हर साल मैंने मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग के लिए कोर्स लिए थे। तो इससे क्या था कि जब मैंने 24 का एम के यादव सर का कोर्स किया था, तो उस उन्होंने जो प्रैक्टिस वगैरह कराई थी, उससे मेरी मेंस आंसर राइटिंग की एक हैबिट हो गई थी और ठीक ठाक आंसर मैं लिखने लगा था। और लकली क्या हुआ कि जब ये यूपी पीसीएस का प्री निकल गया, तो मेरा लगभग सिलेबस कवर हो एक बार हो गया था। जब प्री हो गया, तब लगभग 4 महीने का मौका मिला था। फिर से मैंने वही मेंस का वो जो 2024 का मैंने कोर्स किया था, उसी को मैंने पूरा रिवाइज़ किया और उसमें यूपी स्पेसिफिक चीज़ें थोड़ा डेटा वगैरह यूज़ करके मतलब यूपी पीसीएस ओरिएंटेड मैंने किया। और उसके लिए क्या किया था कि सारे पीवाईक्यू 2018 से 2023 तक के सारे पीवाईक्यू मैंने भले ही मैंने पूरे आंसर फॉर्मेट में नहीं लिखे थे, लेकिन हाँ अपनी रफ रफ नोटबुक में मैं इंट्रो क्या होगा, कंक्लूजन और बीच में बॉडी पार्ट में क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, क्या क्या हम एग्जांपल डाल सकते हैं, क्या क्या डायग्राम बनेगा या मैप इसमें क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस किए था उस 3 महीने के गैप में। तो इससे मैं क्योंकि पहली बार मेंस दे रहा था, तो मैं सोचा था कि भाई जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है और जितनी प्रैक्टिस की जा सकती है वो कर लेते हैं। और चूँकि एक एक तो ये चीज़ हो गई, फिर मैं यूपी पीसीएस ओरिएंटेड कोई कोर्स नहीं किया था, तो मैं सोचता था थोड़ा हो सकता है ज़्यादा डिफरेंट होता हो, क्योंकि इसमें 125 वर्ड में लिखने आता था और 200 वर्ड में। लेकिन मैं बस इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में ला पाया कि हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि जब मैंने देखा कि मैं 10 क्वेश्चन 1.5 घंटे में लिख ले रहा हूँ, तब फिर मैंने सोचा कि इतना इनफ है। अब ये मैन टू मैन डिपेंड करता है कि आपको कितनी आंसर राइटिंग करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई कम से कम 30 टेस्ट लगा लो या 35 टेस्ट लगा लो तभी, या 3-3 घंटे के कई लोग जो है एक-एक दिन में दोनों बार देते हैं, 6-6 घंटे लिखते हैं। तो खैर अच्छी बात है, करना चाहिए। फिलहाल मैं चूँकि अपने रूम पे रह के करता था, ऑफलाइन करता था चीज़ें, तो मैं उतना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाया। और क्योंकि लिखने के लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, तो उस चीज़ में मैं अभी भी मानता हूँ कि हाँ वहाँ मेरी गलती थी। अगर मेरा नहीं होता सिलेक्शन, तो मैं ज़रूर अगले अटेम्प्ट में वो चीज़ें ज़रूर इम्प्रूव करता कि वो चीज़ें मैं कंप्लीट करके जाता। एम के यादव सर मतलब कोचिंग है कोई क्या? उनका एक उनकी द आईएएस हब करके उनका कोचिंग का नाम है, और उनका एक क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम वो चलाते हैं, जिसमें मेंस आंसर राइटिंग बेसिकली कराते हैं वो। आंसर राइटिंग प्रोग्राम है बेसिकली वो। क्या आंसर राइटिंग में क्या कराते हैं वो? उनके उनके इसमें जैसे कि वो कुछ टेम्पलेट देते हैं, गवर्नेंस का हो गया या एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई क्वेश्चन ले, तो कुछ एक टेम्पलेट बनाया हुआ है कि उसमें अलग अलग एक कीवर्ड दिया हुआ, उस पर आप एक पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। और बाकी उनके जो है कुछ पतली पतली बुकलेट्स वो देते हैं, जिसमें काफ़ी डेटा रहता है और कुछ करेंट मतलब कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट में ही वो आंसर रहते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर पॉलिटी में ले लें, तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे उनका एक पतली सी बुकलेट है। अगर उसको पढ़ के जाएँ, तो हो सकता है कई बार जो है उसमें से एक आध क्वेश्चन फेडरलिज्म पे आ जाता है और उसमें पूरा कम्प्रिहेंसिव कवरेज रहता है। बाकी उनकी मैंने मेंस बूस्टर सीरीज़ यूज़ की थी, तो क्या था, बहुत बल्की मटेरियल नहीं था। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए 70-80 पेज की थी, हिस्ट्री मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री के लिए उसके भी लगभग 100 पेज के, ऐसे ऐसे पतली 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 उनकी मेंस बूस्टर सीरीज़ थी। तो मेनली कवर करने में आसान था, टाइम कम लगता था और मतलब कंडेंस था, मतलब कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। तो वो क्या था, उन्हीं चीज़ों को मैंने उससे पहले पढ़ा था और फिर से बाद में मेंस से पहले उन्हीं को फिर से रिवाइज़ किया 2-3 बार
और मैंने बेसिक मटेरियल मैंने यूपी पीसीएस का वही रखा था। और मैंने हालांकि फोरम आईएएस का मैंने क्रैश कोर्स लिया था, लेकिन थोड़ा सा क्या था कि वो मेरे लिए थोड़ा नया कंटेंट बन रहा था, तो इसलिए मैंने उस कंटेंट को ज़्यादा नहीं यूज़ किया। मैं बस उसी एम के यादव सर वाले कंटेंट को यूज़ करता था। बाकी तो बेसिकली यही किया था मैंने। पेन वगैरह भी आप अलग अलग यूज करते थे अपने एग्जाम में? पहले शुरुआत में तो हाँ, पेन पे भी कई वीडियो देखे कि भाई कौन सी यूज़ करनी चाहिए कौन सी नहीं। तो कई लोग जैसे V7 वगैरह पेन यूज़ करते थे या V5, मैंने भी ट्राई किया, लेकिन बाद में मैं ये पेंटोनिक का जो पेंटोनिक जेल 10 रुपए की आती है, हाँ बस मैंने उसी पेन से सारे लिखे। अभी भी मेरे बैग में वही पेन मिलेगी आपको। स्याही वगैरह नहीं से निकलती है? नहीं नहीं, मैंने इसीलिए उसको प्रैक्टिस किया, तो देखा कि उसकी जो जेल थी उसमें कहीं लीक नहीं हो रहा था। आराम से आप लिखते जाइए, पूरी खत्म हो जाएगी लेकिन कहीं भी लीक नहीं होगा। तो मैंने पेंटोनिक जेल ही यूज किया था बस। ब्लू ब्लैक दोनों पेन यूज करते थे? केवल हिंदी के पेपर में ब्लू ब्लैक यूज किया था, हिंदी और ऐसे में। बाकी मैंने पूरा हिंदी मतलब पूरा ब्लू में ही लिखा है। पॉइंट होता था आप उसी पेन से हाईलाइट कर देते? मैं जैसे कि इंट्रो लिखा है, इंट्रो में यदि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद बॉडी में आने के लिए जो भी हेडिंग रहती थी उसको बॉक्स में कर देता था। फिर पॉइंट को 1 नंबर डाल के कुछ हेडिंग लिख के अंडरलाइन किया, और उसमें कुछ अगर है तो अंडरलाइन कैसे कर देता था, या फिर उसको बॉक्स में कर देता था, तो इससे वो हाईलाइट हो जाता था अलग। अच्छा, हिंदी के लिए आपने क्या किया था, और क्या आपको लगता है कि हिंदी का पेपर अच्छा हुआ था, या फिर आप 2025 में आप दे रहे थे तब कैसा पेपर हुआ था? हिंदी क्योंकि मैं देखता था कि देखिए हिंदी और ऐसे 150-50 नंबर के होते हैं, और अगर इससे पहले मैं क्या था, जब मेरा प्री हुआ था तो एक बस्ती के एडीएम साहब हैं अभी, कीर्ति प्रकाश भारती जी, मैं उनके पास गया था ऐसे, क्योंकि मेरे साले साहब से उनकी कुछ जान पहचान थी, तो वो मेरे को कहे कि आइए आपकी थोड़ा सा गाइडेंस करा देते हैं। तो उन्होंने हिंदी के ऊपर बताया था कि आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैंने एक PN पांडे सर की बुक ली थी हिंदी की, उसमें से सारा मैंने ग्रामर पोर्शन, जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम शब्द वगैरह, मैंने उस बुक से पूरा कंप्लीट किया था। और शिल्पी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आती है वो मैंने लिया था, तो उसमें 93 से कब से दिया हुआ था, तो मैं वो सारा करता था। और एक शायद S कुमार करके, शायद हाँ, वो आई डोंट नो, उनके हिंदी के वीडियो थे, हाँ पत्र लेखन के, उनके मैंने वीडियो देखे थे, कम से कम 4-5 वीडियो हैं, तो उसको मैंने नोट्स बना लिया था। और एक जो है, एक रवीश कुमार सर है, हाँ SDM बने थे, हाँ उनका हिंदी का एक नोट्स जो है टेलीग्राम उनके चैनल पे था, बहुत ही अच्छा कंपाइल किया हुआ था। मैं अभी भी मेरे लैपटॉप में सेव है। मैं इन सारे सोर्सेस से, PN पांडे से और उनका जो रवीश सर का, इन दोनों से तो पूरा पढ़ता था। बाकी शिल्पी से सारे हर एक साल के मैं क्या क्या लोकोक्तियाँ पूछी गई ये सब किया। और ये जो रवि सर ने, इन्होंने पत्र लेखन के भी मॉडल बना रखे थे और काफ़ी अच्छा था। तो मैं भी उसी तरीके का हिंदी में एक बुकलेट में सारे पत्र वगैरह लिख लिए थे, क्या क्या किसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या डिफिनीशन होती है, तो मैंने अलग से लिख रखा था और उसी को कई बार रिवाइज करता था। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ये की थी कि डेली 1 घंटा हिंदी को जरूर देता था मैं। मतलब अगर आप, क्योंकि भले ही कई लोगों को इजी लगता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा समय देते रहेंगे, GS पेपर के कंपैरिजन हम उसको बहुत कम समय दे रहे हैं, लेकिन 150 नंबर भी देखना चाहिए। 150 नंबर 150 में से आप 100 के ऊपर भी, हाँ अगर 100 आराम से लाए जा सकते हैं, अगर आप उसको सुटेबल टाइम दें और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा ये फोकस था कि भाई हिंदी में लगभग 100 के आसपास आ जाएं और डेली उसको 1 घंटा जरूर देना है। तो मैं पूरे पीरियड में लगभग 3 महीने डेली 1-1 घंटा हिंदी पढ़ा, आराम से कवर हो गया। पत्र लेखन और जो भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ आई, हर चीज़ें मैं आराम से कंप्लीट किया। बस ये था कि एस्से में थोड़ा सा मैं कंपेटेबल अच्छा नहीं था। एस्से में थोड़ा मैं डरता था, क्योंकि मैं उतना क्रिएटिव टाइप का पर्सन नहीं हूँ। मैं ज़्यादा सोच विचार करके बहुत अच्छी लाइंस मैं नहीं लिख पाता, और इवन ना ही मैं कोई साहित्यिक पर्सन था कि मुझे बहुत सारे कोई दोहे याद हों, या फिर जो बोलते हैं नहीं आप कविताएं याद करके जाओ उसमें लिखो। और शुरुआत में तो ये इस पे भी था कि मैं हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में लिखूं। तो 1-2 बार मैंने प्रैक्टिस जब किया तो हिंदी में ज़्यादा अच्छा फ्लो आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि अब
कुछ भी हो इंग्लिश में ही लिख के आना है। तो बस कुछ कोट्स वगैरह मैं याद करके गया था और वही डिलीवर कर पाया। हालांकि एक पैटर्न में ही पूछा जाता है यूपीपीसीएस में ऐसे, तो आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो मैंने पहला ऐसे वुमेन पे लिखा था, दूसरा ऐसे लिखा था एग्रीकल्चर पे, और तीसरा ऐसे ग्लोबल वार्मिंग पे लिखा था। इन तीनों टॉपिक पे मेरे पास काफ़ी डेटा था और बस मैं उसको अलग अलग डायमेंशंस में दिया कि हाँ क्या क्या डायमेंशन है। तो खैर ऐसे में हो सकता है मेरे मार्क्स उतने अच्छे ना हो, लेकिन बस मैं यही था कि मैं हमेशा डरता था कि 70-80 नंबर आ जाएं बस। मार्क्स अच्छे हैं तभी तो अच्छी पोस्ट मिली। अब जो भी है फिलहाल वहाँ पे मैंने मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करके गया था एसए की। बस यही था कि जो भी जो भी दिमाग में आया, जो भी ठीक ठाक अच्छा लगा। एक जो उस समय आया था ऐसे महिलाओं के ऊपर मिथ, मतलब कि न्यू 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 वुमेन मिथ है या फिर वो केवल ऐसे ही है। तो उसमें मैं कंपैरिजन करके दिखाया कि हाँ बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत आगे भी जा रही हैं, हाँ वो बात सच्चाई है, लेकिन कई बार हमें ये भी देखना पड़ेगा कहीं माल न्यूट्रिशन है तो कहीं क्राइम बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब एक कंपेरेटिव, हाँ। और तीनों ऐसे में कोशिश किया कि तीनों को अलग अलग अप्रोच से लिखा जाए। पहले ऐसे में कुछ और लिखा, दूसरे हिस्से में कोई और अप्रोच लगाया, पिस्टल लगाया या फिर जीएस पेपर की तरह लगाया। एग्रीकल्चर वाला था तो उसको अलग अलग इकोनॉमी, पॉलिटी और इन सब डायमेंशंस पे लिखा। और जो ग्लोबल वार्मिंग वाला था तो वो तो एक जनरल टाइप का था, तो उसमें तो ये बताना ही था कि भाई इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं या क्या क्या वजह हैं। तो वो एक जनरल नॉलेज टाइप का ऐसे था। तो अलग अलग अप्रोच मैंने किया था, इससे हो सकता है मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिले हों, मार्क्स आएगी तो पता आपको चलेगा। लगता है कि घर पे भी आपने पढ़ाई की है, आप बता रहे थे लाइब्रेरी में भी आप जाते थे, उस टाइम पर गए लेकिन चीजें नहीं वहाँ सही लगी, फिर आप घर पर भी पढ़ाई करते थे, तो आपको क्या लगता है मतलब लाइब्रेरी या घर ज्यादा अच्छा? ये खैर सबका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। जैसे मेरे घर पे स्पेस था, शुरुआत में क्या था कि मैं ये सोचता था कि नहीं एक थोड़ा माहौल डेवलप किया जाए कि भाई वहाँ पे जाएंगे और कई लोग रहेंगे। पढ़ने में मन लग जाएगा। और तो खैर सही भी है, आप जाइए बिल्कुल, क्योंकि जब पढ़ते हुए देखेंगे आपको लगेगा नहीं भाई कंपटीशन है। और लेकिन हाँ लाइब्रेरी को इस तरह से भी नहीं, कई बार आप लाइब्रेरी गए और फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि आपके वहाँ ज़्यादा दोस्त बन गए, आप जो है पढ़ने से ज़्यादा चिट चैटिंग में आपका ध्यान जा रहा है। या कई बार जो है मुझे वो स्पेस थोड़ा कम लगता था कि मैं उसमें डब्बे अगर के हाँ तरीके। 7-8 घंटे आपको बैठना है, हाथ पैर वैसे के वैसे रखना है, तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता था। तो मैं अपना घर पे ही आके, यहाँ पे मेरे पास एक चैलेंज था कि हाँ क्योंकि मेरे पास बच्चे भी हैं, वाइफ है और मैं घर पे ही रहता था, तो मैं इस ज़रूर था कि हाँ बच्चे मुझे घर पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे उतना चलेगा, लेकिन मैं आराम से, अगर मुझे लेट के पढ़ना है तो मैं लेट के पढ़ लूँगा, या मुझे नींद आ रही तो मैं सो जाऊँगा। ये चीज़ लाइब्रेरी में नहीं हो सकती है। अब अगर आपको सोना भी है तब भी उसी टेबल पे, अगर कुछ पढ़ना। खाना भी है तब भी उसी टेबल पे। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी 1-2 महीने गया, फिर उसके बाद मैं नहीं गया। उनके लिए ये ज़रूरी हो सकता है जिनके पास स्पेस नहीं है, जैसे छोटा रूम है और कई लोग रहने वाले हैं उसमें, तो लाइब्रेरी तब फिर एक ज़रूरत है। अच्छा, कुछ सजेशन है, सुझाव देना चाहेंगे जो छात्र अभी तैयारी करें या फिर आपके सर्विस वाले भी अगर तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए सजेशन? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि देखिए जो जो हमारे फौजी भाई हैं, जब भी उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो, जैसे एयरफोर्स में 20 ईयर्स कंप्लीट करके आते हैं, नेवी में 15 साल, आर्मी में 17 साल, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को कम मत समझिए और एक एक सर्टेन गोल डिसाइड करके आइए कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है। अपने आप को पहले ही, क्योंकि जो बोला जाता है मन से जीते जीत, मन के हारे हार। हाँ, आप अगर मन में ही सोच लिए नहीं यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नहीं हो सकती है। हाँ, तो वो फिर नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले चीज़ तो खुद को अपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि आप कोई चीज़ कर लेंगे। और देखिए, और मैं जैसे मेरा ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस का था, तो उसमें शुरुआत में एरिस्टोटल का चैप्टर था, उसमें एक लाइन आती है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो मैं ये एग्ज़ाम वगैरह को एक टेस्ट के रूप में देखता था कि आप अपने आप को टेस्टिफाई कीजिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अगर आपके अंदर उतनी क्षमता होगी कि इस एग्ज़ाम को पास करने की या उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर नहीं आप क्वालिफाई हो पाए तो इट मीन्स ठीक है, आप उससे नीचे वाला कोई देखेंगे। तो कम से कम एक बार टेस्ट तो हो जाएगा भाई मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हम एज ए इस कंट्री के सिटीजन के रूप में, एज ए इस देश के फौजी के रूप में,
मैं सोचता हूँ कि भाई सभी को अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए, तभी हम अपने देश को, समाज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अगर हम पता चले हमारे पास क्षमता है बहुत कुछ करने की, लेकिन हम अपने आप को किसी छोटे उसमें या संकुचित कर लेंगे, बिल्कुल। कूप मंडूक बन जाएँ, तो फिर आप जो है दुनिया को, समाज को अपना पूरा नहीं दे पाएँगे। तो इसके दोनों पहलू हैं कि भाई आप सेल्फ अपने आप को भी आगे बढ़ाएँगे और साथ ही साथ देश और समाज को भी आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। बाकी तैयारी के लिए, चूँकि ये तैयारी जो है थोड़ा अनसर्टेन है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप सफल ही हों, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 1 ही 2 अटेम्प्ट में हो। कई बार कई साल लग जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हैं जिनको 10-10 साल भी लग जाते हैं। हमारे बीच के ही कई लोग हैं जो इस बार भी कई-कई अटेम्प्ट दिए हैं और तब जाके उनका हो पाया है। तो थोड़ा-सा धैर्य रख के चलें, और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अपने आप को नेगेटिविटी से सब बचाएँ और हमेशा पॉजिटिव सोचें कि नहीं, मेरे से हो जाएगा। अगर जब भी आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालीफ़ाई हो पाए, तो आप अपनी फिर से जाके देखें क्या गलतियाँ रह गई। मार्कशीट जब आए तो ज़रूर एनालाइज़ करें कि गलतियाँ कहाँ-कहाँ रह गईं, किन-किन पोर्शन में आप लैग कर रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और और क्या है कि, और हमेशा जो है फ़िलहाल मैं मानता हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में रखिए और लोगों के लिए अच्छा सोचिए। आप नेगेटिव थिंकिंग से बिल्कुल दूर ही रहेंगे, तो ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी और आप देश और समाज के लिए अच्छा करेंगे। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।